हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएन एकेडमी। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इवैल्यूएशन सिस्टम इन टीचिंग। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हमारा पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट जो है टीचिंग एप्टीट्यूड वाली, उसी का एक सब टॉपिक है। गाइस, आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आपको इसको पूरा देखना है क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन तो आपके देखने को मिल ही जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर किया नहीं अभी तक, क्योंकि एसएन एकेडमी आपको प्रोवाइड करवा रहा है बिल्कुल फ्री में यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लासेस। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अब तक हमारी पेपर 1 की यूनिट 2nd, 4th और 6th जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं विद एमसीक्यू, और अभी चल रही है हमारी यूनिट फर्स्ट वाली। तो इन सब की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो यहाँ से आप इनकी पर्टिकुलर यूनिट वाइज वीडियोस देख सकते हैं गाइस। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक इवैल्यूएशन सिस्टम। अब टीचर ने टीच तो कर दिया है, ठीक है, अब उसको देखना है कि स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया, उसको करना है इवैल्यूएशन। ठीक है, तो वही होता है इवैल्यूएशन सिस्टम। तो इवैल्यूएशन सिस्टम बेसिकली ये एक सर्कुलर जो है मोशन में चलता है। सबसे पहले जो भी हम टीच करते हैं उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, लर्निंग आउटकम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, उसके बाद कंटेंट डिलीवर करते हैं। ठीक है, जब डिलीवर करेंगे तो लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी स्टूडेंट को वो मिल जाएगा लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। अब हमें देखना है कि स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया। समझ में आया ये देखने के लिए हमें करना पड़ेगा उनका इवैल्यूएशन। ठीक है, so evaluation is a process in which an individual and training procedure is compared with predetermined goals to find their fulfillment. So basically evaluation एक process है जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो एजुकेशनल प्रोसेस या फिर जो ट्रेनिंग हमने स्टूडेंट्स को दी है उसको कंपेयर करेंगे हम अपने प्री डिटरमाइंड गोल के साथ। ठीक है, कुछ गोल्स, यानी हमने मान के चला था कि सभी स्टूडेंट के 70% मार्क्स आएंगे। ठीक है, और हमने उनको पढ़ा दिया उसके अकॉर्डिंग। अब हम उनका टेस्ट कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे 70%, तो उसके रिगार्डिंग हम कंपेयर करेंगे कि स्टूडेंट्स के कितने कितने परसेंटेज मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इवैल्यूएशन यही है कि जो प्री डिटरमाइंड गोल है, यानी हमने जो पढ़ाया है वो स्टूडेंट को कितना समझ में आया, उसको आइडेंटिफाई करना ही बेसिकली होता है इवैल्यूएशन करना। ठीक है, इट इज़ अप्लाइड टू फाइंड लर्नर्स अचीवमेंट। ये किस लिए करते हैं इवैल्यूएशन? लर्नर की अचीवमेंट को फाइंड आउट करने के लिए कि लर्नर ने कितनी लर्निंग अचीव करी है। एंड डायग्नोज एजुकेशनल आउटकम एंड इम्प्रूव एजुकेशनल क्वालिटी। इसके साथ साथ हम इवैल्यूएशन इसलिए भी करते हैं कि हो सकता है स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो पहले देखेंगे उनको कितना समझ में आया। अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो किस लिए हो रही है, क्या हमारा टीचिंग मेथड अच्छा नहीं है? अगर वो अच्छा नहीं है तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, और जो एजुकेशनल आउटकम हमने डिसाइड किए थे वो अचीव हुए हैं या नहीं, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो किसके रिगार्डिंग आ रही है, ये डायग्नोज करना भी इवैल्यूएशन सिस्टम के अंदर ही आता है। ठीक है, अब देखो इवैल्यूएशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इवैल्यूएशन इज इक्वल टू मीजरमेंट प्लस असेसमेंट। मीजरमेंट क्या होता है? जब हम चीज़ों को क्वांटिटी में मीजर कर सके। ठीक है, जैसे पैसा होता है तो उस तरीके से मार्क्स जैसे हो गए हमारे। ठीक है, तो मार्क्स को क्वांटिटी में मीजर कर सकते हैं। प्लस असेसमेंट, असेसमेंट का क्या मतलब होता है? जब हम स्टूडेंट के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को देखते हैं। ठीक है, यानी कि हम देखेंगे कि स्टूडेंट को कितना समझ में आया यहाँ पे, या फिर उनकी प्रेजेंटेशन कितनी है, कितना टाइम प्रेजेंट रहते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रेजेंटेशन, कितना मोरल वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, कितना एथिकल है स्टूडेंट। यानी स्टूडेंट की हर चीज़ को यहाँ पे असेसमेंट जो है स्टूडेंट की हर चीज़ की जाती है, और मेजरमेंट उनका मार्क्स कितने आए। ठीक है, तो इवैल्यूएशन इन दोनों चीज़ों को मिला के बनता है। अब कुछ एलिमेंट है इवैल्यूएशन प्लान के, मेन एलिमेंट वो क्या है? पर्पज़ की इवैल्यूएशन का हमारा पर्पज़ क्या है। ठीक है, वाई इज इवैल्यूएशन बीइंग कंडक्टेड, हम इवैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं, हमारा पर्पज़ क्या है इवैल्यूएशन को करने का। गाइस, देन है सेकंड है हमारा ऑडियंस, हु आर द टारगेट रिसिपेंट ऑफ द इवैल्यूएशन रिजल्ट, यानी कि वो कौन लोग हैं जिनको इस इवैल्यूएशन के रिजल्ट को जानना है। ठीक है, ऑडियंस कौन है हमारे। देन इशूज़ का मतलब है व्हाट आर द मेजर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव ऑफ द इवैल्यूएशन। ऑब्जेक्टिव क्या है इवैल्यूएशन का बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, मेजर क्वेश्चन क्या करे जाएंगे इवैल्यूएशन में। देन रिसोर्सेज, किस तरीके से हम इवैल्यूएशन करेंगे, कौन से रिसोर्सेज यूज करेंगे इवैल्यूएशन में। क्या हम सिर्फ वर्बली पूछेंगे स्टूडेंट से, यानी ओरली पूछेंगे, या रिटन टेस्ट लेंगे उनका। देन एविडेंस भी होना चाहिए, यानी वो पेपर चेक करके फेक नहीं देना होता टीचर को। ठीक है, तो ये एविडेंस होता है। देन डाटा गैदरिंग टेक्निक, डाटा को गैदर करेंगे। देन एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद रिपोर्टिंग किसको करेंगे? टारगेट ऑडियंस को, जो भी ऑडियंस होगी इवैल्यूएशन को जानने की। यानी स्टूडेंट का रिजल्ट स्टूडेंट को जाना है, उसके पेरेंट्स को जाना है,
और उस स्कूल या कॉलेज को जाना है जहाँ पे आप टीच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थे एलिमेंट्स इवैल्यूएशन प्लान के। अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इसमें से आते हैं 1 या 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पक्का। तो 5 टाइप से इवैल्यूएशन को यहाँ पे सेग्रीगेट किया गाइज। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, CRT यानी क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, और यहाँ पे ये 2 बार लिख दिया मैंने, एक तो CRT होता है, ठीक है, और एक होता है NRT होता है दूसरा, ठीक है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट उसको हम बोलते हैं। दूसरा 5th वन होता है NRT, इसको हम बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये 5 टाइप होते हैं हमारे इवैल्यूएशन के। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? सबसे पहले बात याद रखनी है कि ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, यानी जब हम टीच कर रहे होते हैं तो उसके बीच बीच में हम टेस्ट लेके देखते हैं कि स्टूडेंट को कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी टीचिंग के बीच में जब हम इवैल्यूएशन करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। आपने सुना होगा स्टूडेंट्स कि बच्चे जो स्कूल में होते हैं बोलते हैं FA वाले एग्जाम आ गए, एस से चल रहा है, अब एस से चल रहा है, FA चल रहा है। तो FA यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और SA यानी समेटिव इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो FA हो गया हमारा जो बीच बीच में हम टेस्टिंग करते रहते हैं टीचर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यूज्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट टू डेवलपिंग इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले यानी इसी का यूज़ किया जाता है इंस्ट्रक्शन को डेवलप करने के लिए। फीडबैक फॉर बोथ स्टूडेंट एंड टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए ही फीडबैक होती है। टीचर को पता चलता है कि मुझे कितना अच्छे से पढ़ाना आ रहा है, ठीक है, और स्टूडेंट को पता चल रहा है कि उनको कितना समझ में आ रहा है। देन नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फीडबैक टीचर फोकस ऑन चेंजेस, ये फीडबैक पे ही बेस्ड होता है, ठीक है। फीडबैक से यानी जो इवैल्यूएशन होगा बेसिकली वही फीडबैक होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से टीचर को पता चलेगा कि किस चीज़ पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। लिमिटेड कंटेंट एरिया यानी बहुत थोड़ा, जैसे कि एक लेसन कंप्लीट हुआ उसका टेस्ट ले लिया हमने, ठीक है, यानी लिमिटेड कंटेंट एरिया होता है। अब कौन से टूल्स होते हैं जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हम यूज़ करते हैं गाइज? वो हैं सबसे पहले ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी एक टीचर देख सकता है, ठीक है। प्लस जब नोटबुक चेक करते टाइम हमें उनकी एरर्स का पता लगता है, स्टूडेंट को कहाँ समझने में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए उसने गलत लिखा हुआ है। देन क्वेश्चन आंसर सेशन करके भी हम क्लास में इसको कवर कर सकते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को। शॉर्ट क्विज, छोटी छोटी क्विज रख के भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूनिट टेस्ट रख सकते हैं, ठीक है, असाइनमेंट के थ्रू और होमवर्क, ये सब जो टूल होते हैं ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के होते हैं और ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, यानी ड्यूरिंग द टीचिंग होते हैं ये, ठीक है, पढ़ाने के बीच बीच में। Now monitor learning process used for internal audience only, और ये जो इवेल्युएशन होता है गाइज ये सिर्फ इंटरनल ऑडियंस के लिए ही होता है, ठीक है। इंटरनल ऑडियंस कौन हो गया? इनसाइड द क्लासरूम, यानी टीचर और स्टूडेंट, तो उन दोनों के लिए ही होता है ये FA, ठीक है। इसलिए हम इसको इंटरनल इवेल्युएशन भी बोल देते हैं, ठीक है, इंटरनल इवेल्युएशन। गाइस जो नेक्स्ट है हमारा सेकंड, वो है समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन होता है एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, जब इंस्ट्रक्शन एंड हो जाती है, यानी एक यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है, या फिर जो हमारे एग्जाम होते हैं हर 6 महीने बाद सेमेस्टर के एग्जाम हो गए, ठीक है। तो जब उस टाइम पे जो टेस्ट होते हैं, जो इवैल्यूएशन होते हैं, उसको बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन, यानी सारी चीज़ों का सम हो गया यहाँ पे, ठीक है, समेटिव इवैल्यूएशन। एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी टीचिंग के बाद, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल इवैल्यूएशन इसको हम बोलते हैं गाइस, ठीक है। फॉर्मेटिव क्या था? इंटरनल, और समेटिव हो गया एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, क्योंकि इसका रिजल्ट स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को और कॉलेज को भी पता लगने वाला है, ठीक है। आउटकम एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, जब हमें आउटकम कब आइडेंटिफाई करनी है, कब इवैल्यूएशन करना है? जब हमारी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, यानी टीचिंग कंप्लीट हो जाए, ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है। देन वाइड कंटेंट एरिया वाइड होता है, ऑब्वियसली एक यूनिट में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, और जब हम सेमेस्टर वाइज एग्जाम देते हैं तो पूरा का पूरा सिलेबस एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसका वाइड कंटेंट एरिया होता है। यूज फॉर ग्रेडिंग, सिलेक्शन और फाइनल अचीवमेंट, ग्रेड देने के लिए यूज होता है इसका। एग्जाम्पल अगर फॉर सिलेक्शन के लिए भी होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी जॉब के लिए अगर आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा आपकी मार्क्स के बेसिस पे। देन फाइनल अचीवमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए भी समेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है। और कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं समेटिव इवैल्यूएशन करते टाइम? स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गए हमारे, जो हमने ऑलरेडी सेट करके रखे हैं। टर्म एंड एग्जाम एंड है यहाँ पे, तो टर्म एंड एग्जाम यानी टर्म के लास्ट में जो एग्जाम होंगे। देन यूनिट एंड एग्जाम, ठीक है, यूनिट के एंड में जो एग्जाम होंगे। यूज फॉर एक्सटर्नल यूजर के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आई थिंक बहुत सारे मिस्टेक हो गई हैं, तो PDF जो मैं डालूंगी उसमें इनको करेक्ट कर दूंगी गाइस, ठीक है।
ये मैंने अपने ब्रदर से बनवाई थी, इसलिए उसने जल्दी जल्दी में कर दिया, छोटा है वो अभी। तो इसको मैं अपना PDF में जो है डालूंगी तब इसको ठीक कर दूंगी गाइस, ठीक है। देन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या होता है? टाइप ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, ये एक फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का ही एक पार्ट होता है डायग्नोस्टिक, ठीक है। इसको भी यानी ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन हम यूज करेंगे। सो इट आइडेंटिफाइज डेफिशिएंसीज एंड डिफिकल्टीज इन टीचिंग। सो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, डेफिशिएंसी यानी कोई कमी हो रही है हमारी टीचिंग में या कोई डिफिकल्टी आ रही है टीचिंग में, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। हेल्प टीचर टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शन, ये टीचर को हेल्प करती है इस बात को समझने में कि किस टाइप के स्टूडेंट को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, किस टाइप के स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हो, वो ज़्यादा ओवर इंटेलिजेंट है या लेस इंटेलिजेंट है या बिल्कुल ही उनको कुछ आता नहीं है, ठीक है। गोल इज गेट टू नो स्टूडेंट, गोल होता है स्टूडेंट को जानना, स्टूडेंट की वीकनेस को जानना, ठीक है। हेल्प टू आइडेंटिफाई मिस्टेक ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर की भी मिस्टेक पता चलती है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अगर किसी एक मेथड से स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा तो ये टीचर की गलती है कि उसने दूसरा मेथड यूज नहीं किया, ठीक है। और उन सब के बाद क्या होगा, आफ्टर ऑल रेमेडिएशन इज डन, रेमेडिएशन करेंगे यानी उसका ट्रीटमेंट करेंगे उस प्रॉब्लम का, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। नंबर 4 इवेल्युएशन है गाइज हमारा CRT यानी क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। CRT को इसके अलावा हम पावर टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। पासिंग परसेंटेज इज फिक्स्ड, इसमें जो पास होने की परसेंटेज होती है या फिर पास होने के जो मार्क्स होते हैं वो फिक्स होते हैं गाइज, ठीक है। यानी जिस नंबर पे आप पास होगे वो फिक्स है। अब देखो अगर आप CTET एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, उस तरीके से इसको याद रख सकते हो। तो CTET में 90 जिसके मार्क्स आ जाएं उसका क्लियर है, यानी 60% मार्क्स इसमें चाहिए होते हैं। तो CRT को CTET से याद रखना आप, ठीक है। CRT को CTET से आप याद रखना, यानी जो पास होने की परसेंटेज है इसमें वो फिक्स होती है। इसके अलावा और इसमें क्या होता है, इसको पावर टेस्ट बोलते हैं, ये याद रखना है। Then it measures student performance against a fixed set of predetermined criteria. Predetermined criteria का मतलब है हमारी जो पास होने की परसेंटेज है वो फिक्स होती है इसमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हाउ मच स्टूडेंट गेट, सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को कितना पता है ये आइडेंटिफाई करते हैं CRT यानी क्राइटेरिया रेफरेंसेस। नाउ अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट इज कंपोज्ड विद ए स्पेसिफिक क्राइटेरिया, जो स्टूडेंट की अचीवमेंट है यहाँ पे कंपेयर है, जो स्टूडेंट की अचीवमेंट है उनको कंपेयर किया गया है स्पेसिफिक क्राइटेरिया से यानी एक्सटर्नल क्राइटेरिया से। अब कितना अचीव किया है 90 मार्क्स के मुकाबले, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। नाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन मास्टर्स एंड नॉन मास्टर, कि कौन मास्टर है अपने सब्जेक्ट में और कौन नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम करते हैं CRT यानी क्राइटेरिया रेफरेंसेस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कुछ ऑब्जेक्टिव, हर एक इवेल्युएशन की कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो होते ही हैं, ठीक है। नाउ वेराइड डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है क्योंकि ये पावर टेस्ट होता है, ठीक है। तो अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है, CTET में कितने का होता है, आई थिंक 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ये पावर टेस्ट है, पावर टेस्ट का मतलब डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है, यानी इसमें क्या होगा कि 20% बिल्कुल ईजी होगा, 60% जो है नॉर्मल होगा, उसके बाद 20% बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रखना है पावर टेस्ट को। देन ऑलरेडी डिसाइडेड क्राइटेरिया बिफोर एग्जाम, एग्जाम से पहले ही परसेंटेज का क्राइटेरिया, पासिंग परसेंटेज का क्राइटेरिया इसमें फिक्स होता है गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया 5th हमारा, यहाँ फिर से उसने गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे आएगा NRT, ठीक है। NRT यानी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इसको हम बोलते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इसको हम बोलते हैं, याद रखना है इसको। PDF डालूंगी उसमें अच्छे से देख लें, ठीक है। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट को सबसे पहले तो हम स्पीड टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्पीड टेस्ट। इसमें हम बेसिकली स्पीड चेक करते हैं। देन कंपैरिजन करते हैं, इसमें हम किससे कंपैरिजन करते हैं, बाकी स्टूडेंट के साथ कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अब जो नेट का एग्जाम आप देने जा रहे हो गाइज वो है हमारा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट NN, ठीक है। CRT को याद रखा CTET से, NRT को याद रखेंगे नेट के एग्जाम से। तो NRT यानी नेट का एग्जाम जैसे हमारा हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, नेट के एग्जाम में एक परसेंटेज फिक्स होता है कि 6%, टॉप के जो 6% होंगे, 6% वाले होंगे, टॉप के 6% वाले, उनका जो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाकी स्टूडेंट के साथ यानी कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो कंपेरिजन
कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट एवरेज नॉर्म, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है एवरेज नॉर्म इसमें 6% वाला है, ठीक है। तो अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट विद अदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट के साथ कंपेयर किया जाता है। फोकस टू डिफ्रेंशिएट द एबिलिटी, डिफ्रेंशिएट कि कितने डिफ्रेंशिएट करते हैं दो स्टूडेंट एक दूसरे से, उनकी एबिलिटी को फोकस किया जाता है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज डिफिकल्टी वैल्यू, एवरेज डिफिकल्टी होती है सारे क्वेश्चन की, इसलिए इसको स्पीड टेस्ट बोलते हैं, यानी सबके लिए इक्वल से ही होते हैं, बस स्पीड का इसमें ज़्यादा मैटर, कौन कितनी जल्दी सोल्व करता है, क्योंकि आजकल नेट के टाइम में आपको पता है ये टाइम बहुत कम रह गया, ठीक है। पहले बहुत टाइम होता था, अब तो सिर्फ 3 घंटे का टाइम आपके पास होता है नेट के एग्जाम के लिए, तो इसलिए इसको स्पीड टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि एवरेज डिफिकल्टी होती है, सबके लिए उतना ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है। सो गाइज ये था हमारा NRT यानी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, इसको PDF में डालूंगी तब ठीक कर दूंगी। अब इनोवेशन क्या क्या आ गए हैं गाइज, इवेल्युएशन सिस्टम में क्या क्या जो है हमारी इनोवेशन आ गई हैं, यानी इवेल्युएशन करते टाइम किन किन टूल का अब ज़्यादा यूज़ होता है नए टाइम में। सबसे पहले है करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्ट्रीम लाइनिंग एग्जामिनेशन। अब जो करिकुलम होता है वो बहुत अच्छे से उसको डेवलप किया जाता है, ठीक है। देन करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट मोबिलिटी, करिकुलम जो है फ्लेक्सिबल होता है ताकि स्टूडेंट मोबिल हो सके, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाके भी वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है एक ही डिपार्टमेंट का कोई और कोर्स चूज़ कर ले, ठीक है, या फिर हो सकता है कि अपनी यूनिवर्सिटी की किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाके कोई कोर्स चूज़ कर ले, तो इस तरीके से अब हम कर सकते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं CBCS यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसको आगे डिस्कस करेंगे हम आज की क्लास में ही। नाउ कॉमन नेशनल टेस्ट फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एंड प्रोफेशनल लर्निंग, अब जो है बहुत सारे, जैसे IIT हो गया उसके लिए JEEE वाला एग्जाम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से IIM के लिए भी एग्जाम होता है, कैट का एग्जाम होता है मैनेजमेंट वालों के लिए, और जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं उनके लिए गेट का एग्जाम होता है। तो इस तरीके से ये इवेल्युएशन सिस्टम आ गया कि अलग अलग नेशनल टेस्ट आ गए अलग अलग इंस्टीट्यूशन के लिए हायर एजुकेशन लेवल पे। देन इंट्रोडक्शन ऑफ सेमेस्टर सिस्टम, पहले एनुअल सिस्टम होता था, अब सेमेस्टर सिस्टम आ गए। क्वेश्चन बैंक आ गए हैं, तो आइटम एनालिसिस यानी बहुत बारीकी से हम एनालिसिस कर सकते हैं। और है मल्टीपल सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर, बहुत सारे सेट्स आ गए क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करने के लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनल असेसमेंट आ गए, पहले नहीं होता था ऐसा, ठीक है। यूज़ ऑफ ICT इन एग्जामिनेशन मैनेजमेंट, अब कंप्यूटर का यूज़ होता है, नेट का एग्जाम आप कंप्यूटर पे देते हो, ठीक है। तो ICT का यूज़ हो गया एग्जामिनेशन सिस्टम में। ग्रेडिंग सिस्टम आ गया, पहले नहीं था। फोकस ऑन CCE यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूस यानी बार बार, और कॉम्प्रीहेंसिव यानी पूरा का पूरा इवेल्युएशन, इस तरीके से ये कंसेप्ट अब इवेल्युएशन सिस्टम में आ चुका है, ठीक है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन सिस्टम इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस, फॉर्मेटिव क्या हो गया, यानी जो हम ड्यूरिंग द टीचिंग इवेल्युएशन करते हैं, अभी बताया था आपको, ठीक है। तो ये भी आ गया, अब इसको इस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको इसलिए दी जाती है ताकि हम अपनी टीचिंग में जो डिफ़िकल्टी आ रही है उनको पहले ही सुधार ले फाइनल एग्जाम आने से पहले, ठीक है। उसके अलावा असेसमेंट फॉर लर्निंग का सिस्टम यानी FA, यही फॉर्मेटिव इवेल्युएशन आ गया है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्या मतलब होता है, लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इसलिए होता है हमारा ताकि लर्निंग इम्प्रूव हो जाए। नाउ असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी लर्निंग की असेसमेंट, तो यहाँ पे लर्निंग को हम प्रोडक्ट की तरह मान के चलेंगे, ठीक है। सेल्फ असेस, यहाँ पे असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब है सेल्फ असेसमेंट, जब हम खुद की असेसमेंट करते हैं। तो क्वेश्चन बैंक होते हैं जिनमें हॉट्स वाले क्वेश्चन दिए होते हैं यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले, और मेटाकोग्निशन का मतलब है जब लर्नर खुद ही अपने अकॉर्डिंग अपनी लर्निंग को अचीव करे, ठीक है, खुद ही जब चीज़ों को पढ़ के समझ जाए और अपने अकॉर्डिंग उसके पेज को मेंटेन करके रखे, ठीक है। तो यानी सेल्फ असेसमेंट भी कर सकता है, और समेटिव असेसमेंट तो होती हैं यानी जो एक्सटर्नल असेसमेंट होती है हमारी। तो ये नए कंसेप्ट है सारे के सारे इवेल्युएशन सिस्टम में। नाउ असेसमेंट इज मोर देन ग्रेड, असेसमेंट का मतलब ग्रेड नहीं है, असेसमेंट का मतलब है स्टूडेंट की ओवरऑल असेसमेंट करना, उसके जो है पूरे बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, ताकि वो एक अच्छा नेशनल बन सके, अच्छा ह्यूमन नेशनल बन सके, ठीक है, अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सके। नाउ चेंजेस फ्रॉम MLL यानी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग टू ELL यानी असेंशियल लेवल ऑफ लर्निंग। MML यानी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग से हम पहुंच गए असेंशियल लेवल ऑफ लर्निंग पे। पहले क्या था, पासिंग परसेंटेज, किसी के 40% मार्क्स आ जाते तो सोचता कि बहुत आगे पहले के टाइम पे, ठीक है। अब क्या है, पहले तो ये था मिनिमम, अब है एसेंशियल यानी सबको कम से कम समझ में तो आना चाहिए कंसेप्ट, परसेंटेज आपकी कितनी भी हो। तो यानी एसेंशियल लेवल ऑफ लर्निंग पे हम आ चुके हैं, ठीक है।
टू लर्निंग आउटकम, इन लर्निंग आउटकम को अचीव करने के लिए कौन से कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर जो हमारे लर्निंग आउटकम है, इनको अचीव करने के लिए हमने ये सब किया है। हम MLL से ELL पे आ चुके हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है गाइज हमारा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब ये क्या होता है? चॉइस बेस्ड, अपनी चॉइस से, ठीक है, स्टूडेंट अपनी चॉइस से किसी अलग कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, ये आएगा इसमें, ठीक है। देयर शुड बी फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एजुकेशन सो दैट स्टूडेंट शुड परस्यू डिफरेंट नेचर ऑफ कोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। ऐसा फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिससे कि जो स्टूडेंट हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोर्सेज को चूज कर सके, ठीक है। तो वही होता है CBCS यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में। UGC ने मैंडेट कर रखा है CBCS को, ठीक है, हर एक UG यानी अंडर ग्रेजुएट और PG कोर्सेज के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, ठीक है। और अंडर 11th प्लान ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन का जो 11वां प्लान आया था 2015-16 में, उसमें क्या किया था? CBCS को इंट्रोड्यूस किया था और बोला था कि ये मैंडेटरी है सब UG और PG कोर्सेज के लिए। ऑब्जेक्टिव आर टू नीड to reform in higher education, improvement in quality education, inter-university transferability of student, needs of student mobility, students can learn additional courses with core subject। तो बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? सबसे पहले तो हायर एजुकेशन को रिफॉर्म करना था, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना था। इंटर यूनिवर्सिटी ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब है कि आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का भी कोई एक कोर्स चूज कर सकते हो CBCS के अंडर, ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए ये फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाई गवर्नमेंट ने, एजुकेशन सिस्टम ने। देन स्टूडेंट की मोबिलिटी की ज़रूरत की, हो सकता है कि कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा हो और ट्रांसफ़र हो गया हो, ठीक है, तो अब स्टूडेंट को भी जाना पड़ेगा जगह छोड़ के। तो स्टूडेंट मोबिलिटी यहाँ पे ईजी फॉर्म में लेके आई स्टूडेंट, इस गवर्नमेंट इसको किस तरीके से कि वो दूसरे यूनिवर्सिटी में इनरोल कर सकता है बीच कोर्स के बीच में ही। देन स्टूडेंट कैन लर्न एडिशनल कोर्सेज विद कोर सब्जेक्ट, कि जो मेन सब्जेक्ट है उसके अलावा अगर उन्हें कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेना है, चाहे वो बिल्कुल हटके हो सकता है, आप कॉमर्स के और आपको फैशन टेक्नोलॉजी का कोई सब्जेक्ट लेना है तो उसको भी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये CBCS की खासियत थी। अब CBCS 3 टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है मेन, तो कोर कोर्सेज, इलेक्टिव कोर्सेज और फाउंडेशन कोर्सेज, ये वाले होते हैं इसमें मेन, ठीक है। अब मेरिट क्या होती है CBCS सिस्टम की? सबसे पहला तो यूनिफॉर्मिटी इन इवेल्युएशन एंड असेसमेंट। अगर आप अपनी सेम यूनिवर्सिटी के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाके कोई कोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ भी सेम इवेल्युएशन सिस्टम होगा और आपके डिपार्टमेंट में भी सेम इवेल्युएशन सिस्टम होगा, यानी सेम नॉर्म्स के ऊपर दोनों डिपार्टमेंट काम करेंगे कि दोनों 100 में से ही आपको नंबर देंगे, ठीक है। इस तरीके से होती है यूनिफॉर्मिटी। देन टीचर सेंटर टू लर्नर सेंटर अप्रोच। पहले क्या होता था? टीचर सेंटर्ड होता था, सारा टीचर आता था, लेक्चर देके चला जाता था, बट अब लर्नर सेंटर्ड हो चुका है CBCS के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट पे ही फोकस किया गया। स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही चूज करता है सब्जेक्ट, ठीक है। देन ऑफर कैफेटेरिया बफे अप्रोच, कैन टू सब्जेक्ट टू ऑन ट्रस्ट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन ओपन डोमेन नॉन टीचिंग इलेक्टिव। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? ऑफर कैफेटेरिया बफे का मतलब है कि आपको बुफे मिलेंगे, ठीक है, बुफे मिलेंगे और आप अपनी मर्जी से चूज़ करो कोई भी, जैसे आप डिश चूज़ करते हो, कैफ़े में जाते हो, बहुत सारे बफे होते हैं, तो किसी में से आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो भी डिश आपको अच्छी लगती है वो चूज़ करते हो। उसी तरीके से आप कोर्सेज को भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ फ्रीडम टू स्टूडेंट के लिए बहुत फ्रीडम है यहाँ पे। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज होते हैं। स्टूडेंट हैव टू फुलफिल मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट। स्टूडेंट को मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है, जो मैंने आपको बताया था कि 20% से ज़्यादा नहीं कर सकता। एंड स्टूडेंट कैन अचीव मोर देन इट, 20% कर सकता है, बट ऐसा कुछ मिनिमम होता है कि 5% या कुछ परसेंट होता है, तो 20% तक यहाँ पे स्टूडेंट कर सकता है। देन ट्रांसफ़र इज़ ईजी विद ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, ठीक है, ट्रांसफ़र इजीली हो सकता है, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, ठीक है, तो क्रेडिट भी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ईजी फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी एंड ऑफर कोर्सेज, तो जो फॉरेन यूनिवर्सिटी होती है वहाँ से भी आप कोर्सेज कर सकते हो कोई ना कोई। स्टूडेंट कैन ऑप्ट फॉर वन पार्ट ऑफ वन इंस्टीट्यूट एंड अदर पार्ट ऑफ अनदर इंस्टीट्यूट, ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूट से आप अलग अलग कोर्सेज में चूज़ कर सकते हो। एम्प्लॉयबिलिटी में हेल्पफुल है क्योंकि इसमें क्या होता है, स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं। मूव स्कोप टू एनहांस स्किल, यहाँ पे स्किल आपकी एनहांस हो जाती है क्योंकि स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं। अब इम्पोर्टेंट टर्म है CBCS में, वो देखो कोर कोर्सेज कौन से होते हैं।
कंपलसरी सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं ना वो कोर कोर्सेज में आते हैं। टू गेट डिग्री इन द सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट की हम डिग्री कर रहे हैं, अगर आप एमकॉम कर रहे हैं तो अकाउंट्स हो गया, ठीक है, और मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, और इकोनॉमिक्स हो गया, तो इस तरीके के सब्जेक्ट यानी जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो आते हैं हमारे कोर कोर्सेज में, जिसको हम अक्रॉस द सेमेस्टर पढ़ते रहते हैं। देन अलाइड कोर्सेज कौन से होते हैं, ये भी कंपलसरी होते हैं, ये कोर सब्जेक्ट के लिए सपोर्ट होते हैं। अगर आप एमकॉम कर रहे हो और अगर आप इको भी पढ़ रहे हैं, सॉरी हाँ इको इसमें आएगा, तो अगर आप इको भी पढ़ रहे हैं तो वो सपोर्ट सिस्टम यानी सपोर्ट सब्जेक्ट हो गया उसके लिए, क्योंकि इको की नॉलेज भी बहुत ज़रूरी होती है अगर आप कॉमर्स से कर रहे हैं। these should be cleared by all to complete the degree, डिग्री को कंप्लीट करने के लिए इनको भी क्लियर करना ज़रूरी होता है, ठीक है, कोर के साथ साथ अलाइड भी ज़रूरी है। देन वैल्यू एडेड कोर्सेज विद गुड ह्यूमन बीइंग सब्जेक्ट टू बिहेवियरल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल, तो ये बिहेवियरल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करते हैं वैल्यू एडेड कोर्स, यानी जिनकी कुछ वैल्यू है, जो एथिक्स पे रिलेटेड, एथिक्स पे बेस्ड हमारे कोर्सेज होते हैं वो वैल्यू एडेड कोर्सेज होते हैं। देन स्पेशलाइजेशन इलेक्टिव कोर्सेज कौन से होते हैं, डेवलप कोर कम्पिटेंसी इन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, एम्पल चॉइस टू चूज फ्रॉम कोर्स वर्क, ठीक है, तो इसमें हम किसी स्पेशल कोर्सेज को चूज करते हैं अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। डोमेन इलेक्टिव कोर्सेज कौन से होते हैं गाइज, हेल्प स्टूडेंट टू ऑप्ट फॉर कोर्स ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट एरिया रिलेटेड टू फील्ड ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन, सेम डिपार्टमेंट डिफरेंट कोर्स, तो इस तरीके से इनको चूज कर सकते हैं डोमेन इलेक्टिव को, कि डिपार्टमेंट सेम है बट आपने कोर्स कोई दूसरा चूज कर लिया, ठीक है। अब ओपन इलेक्टिव या फिर ऑप्शनल कोर्सेज कौन से होते हैं, ओपन इलेक्टिव या फिर ऑप्शनल कोर्सेज, स्टूडेंट कैन परस्यू हिज और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनको चूज करता है, ठीक है, चूज फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ सेम यूनिवर्सिटी, एक ही यूनिवर्सिटी के दूसरे डिपार्टमेंट से जाके चूज कर सकता है। ओपन इलेक्टिव ऑप्शनल होते हैं ये, अपनी मर्जी से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको 1 या 2 उसमें से चूज करना होता है, ठीक है। अब जो क्रेडिट सिस्टम होता है गाइज बेसिकली वो 3 चीज़ों पे काम करता है, L+T+P, तो एल का मतलब लेक्चर, कितने आपने लेक्चर लिए हैं, कितने ट्यूटोरियल लिए हैं और कितने प्रैक्टिकल कंपोनेंट लिए, इसके बेसिस पे आपको क्रेडिट मिलेंगे, ठीक है। स्टूडेंट कैन अर्न क्रेडिट अकॉर्डिंग टू देयर पेस, तो अपनी पेस के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट यहाँ पे जो है कोर्सेज को चूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, किया नहीं है तो बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे, और लाइक कर दिया करो वीडियो को, कमेंट में पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है तो, ठीक है, शेयर करो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है बेनिफिट ले सके फ्री क्लासेस का। अगर आपको नोट्स चाहिए आज के तो टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, ठीक है, SN Academy UGC नेट के नाम से, तो यहाँ से आप PDF कलेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।